पहला आर्टिकल है वो कम्बाला के बारे में। कम्बाला न्यूज़ में क्यों है? कम्बाला एक पॉपुलर बफेलो रेस है, अभी वो कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित होने वाली है, इसीलिए न्यूज़ में। अब जानते हैं अपन कम्बाला के बारे में। ये रेस कर्नाटक के कोस्टल रीजन है, वहाँ हर साल आयोजित की जाती है। कब आयोजित की जाती है? तो विंटर सीजन में जब किसान अपनी पेड़ी की क्रॉप्स है उसे काट लेते हैं तभी आयोजित की जाती है। पेड़ी क्रॉप्स काट लेते हैं तभी आयोजित की जाती है। ये हिंदू गॉड भगवान शिव है ना, शिव के लॉर्ड कादरी मंजूनाथ अवतार को डेडिकेटेड है। भगवान शिव का एक अवतार है लॉर्ड कादरी मंजूनाथ अवतार है, उनको डेडिकेट की जाती है ये रेस। ये साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, तब उसी दौरान ये आयोजित की जाती है, जब पेड़ी की क्रॉप से उसे किसान काट लेते तब। अब इस रेस में क्या होता है? इस रेस में 2 ट्रैक होते हैं, मतलब ये पानी पड़ा है, मतलब कीचड़ वाला पानी होता है, वहाँ पे ट्रैक होता है, वहाँ पे बफेलो होते हैं, 2 बफेलो है, उसको पीछे यूँ बंधा हुआ होता है। आपने कांतारा मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे एक जॉकी होता है। जॉकी कौन होता है? जो बफेलो एनिमल है उनको हैंडल करता है, उनको मतलब कंट्रोल करने का काम करता है, कैसे दौड़ेंगे वगैरह कमांड देता है। तो ये पीछे इसको जॉकी कहा जाता है, ठीक है, इसको जॉकी कहा जाता है। ये 2 पैरेलल ट्रैक पे ये बफेलो दौड़ते हैं। फिर एक वर्ड ये है, मतलब A B, ये 2 बफेलो है, ये पीछे जॉकी है जॉकी। अब ये बफेलो पैरेलल ट्रैक पे दौड़ेंगे, तेज़ स्पीड में दौड़ते। तो यहाँ पे जो पानी पड़ा है, ये पानी ऊंचाई तो उछलेगा, उधर उधर पानी के छींटे उछलेंगे। अब कितनी ये पानी उछल रहा है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कोल्लू। इसमें क्या क्या वर्ड आपको याद रखने हैं? कोल्लू क्या है? तो ये कम्बाला बफेलो रेस में जब जो एनिमल है बफेलो है वो ट्रैक पे दौड़ते हैं ना, तब वहाँ पे जो पानी पड़ता है वो उछलता है, तो इस पानी के उछलने को कहा जाता है कोल्लू। और जितनी ऊंचाई पर उछलेगा, इसके हाइट के बेस पर विनर भी घोषित किया जाता है, मतलब जितनी ऊंचाई पर कोई व्यक्ति इससे उछालेगा, इस आधार पर वो विनर भी घोषित किया जाएगा। जॉकी जो इसको कंट्रोल करता है, कम्बाला 2 बफेलो रेस का दौड़ना, कोल्लू पानी का उछलना। ये कीवर्ड है, कीवर्ड कहीं लिखा आ जाए तो आप याद रख सकते हो, इसी कीवर्ड को मैंने इस तरफ से समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, टीम विनिंग कर देगी वो क्वालिफाई करी जाएगी, ठीक है। कोल्लू क्या है? रेस में टारगेट किया जाता है, इसमें पानी को उछालना होता है, इस आधार पर जीता भी घोषित कर सकते हैं। अगर कोल्लू में ज़्यादा ऊंचाई पर कोई पानी उछालेगा तो उसे विनर भी घोषित किया जा सकता है। और कम्बाला का 2014 में बैन कर दिया गया था। क्यों किया था? एनिमल पर बहुत ही ज़्यादा क्रूरता होती थी, इस चक्कर में इसे बैन भी कर दिया गया था। वापस 2017 में से वापस जो बैन था उसे हटा दिया गया, कोर्ट द्वारा बैन किया गया। वापिस वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर है वो ऑर्डिनेंस लेके आई और कम्बाला रेस जो थी उस पर बैन हटा दिया गया। इसीलिए ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। अब जानते हैं अपन एनिमल क्रूअल्टी एक्ट के बारे में, क्यों वहाँ मेंशन हुआ एनिमल क्रूअल्टी के लिए इसको बैन कर दिया गया था। तो एनिमल क्रूअल्टी के लिए बैन क्यों किया जाता है? इसके लिए कोई प्रावधान है क्या? तो हाँ, इसके लिए प्रावधान है। हमारी पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। 1960 में एनिमल की क्रूअल्टी के निवारण के लिए एक एक्ट बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। इस 96 ये जो एक्ट है इसके अलग अलग प्रावधान है। इसी एक्ट के तहत ये प्रावधान है, मैं UPSC प्रीलिम में क्वेश्चन आया भी था। इसी एक्ट के प्रावधान के तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड एग्जिस्टेंस में आया था 1962 में। इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1962 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड कम टू एग्जिस्टेंस अंडर एनिमल क्रूअल्टी एक्ट के सेक्शन 4। आपको सेक्शन याद नहीं रखना, एनिमल क्रूअल्टी एक्ट की सेक्शन के तहत ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो एग्जिस्टेंस में आया था। उसके बाद में इसके एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? जो एक्ट है उसके क्या है ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्यों ये एक्ट ला गया था, इसका एम क्या है? तो इसका एम है, ये एनिमल है उस पर अननेसेसरी पेन होता है, मतलब आप एनिमल को बिना किसी बात के परेशान कर रहे हो, अननेसेसरी पेन दे रहे हो, वो सफ़र कर रहा है, इसलिए उसको रोकने के लिए है ये एक्ट लाया गया। एनिमल को आप बिना किसी बात के परेशान न करो। और इसमें जो ये एक्ट है ना, जो कमेटी है, क्या एनिमल के लिए कुछ साइंटिफिक रिसर्च करनी है, ठीक, एनिमल के लिए साइंटिफिक रिसर्च करनी है, अब किसी कमेटी से लेना चाहिए भाई क्या रिसर्च करनी नहीं करनी है और क्या क्या कर सकते हैं इस एनिमल के साथ में। तो ये कमेटी है वो उसके रिगार्डिंग रूल बनाती है। अब ये रूल बनाने की पावर है इस कमेटी को कहाँ से मिलेगी? वो इसी एक्ट के प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 है। ये कमेटी को एम्पावर करती है कि आप ऐसे रूल बनाओ जिससे एनिमल पर जो रिसर्च हो रही है वो भी सही वे में हो, कि हाँ हर किसी एनिमल पे नहीं हो और तरीके से हो,
कितना उसको यूज़ किया जा रहा है, इन चीज़ों बारे में कमेटी को एम्पावर करती है कि आप रूल बनाओ ऐसे, ठीक है। इसमें अलग अलग वर्ल्ड कप जैसे कि एग्जीबिशन और ट्रेंड, इनको भी सेपरेटली डिफाइन किया गया है। इसमें हिंदी में एक बार कम्बाला रेस जो बेंगलोर के तटीय जिलों में आयोजित की जा रही है, लोकप्रिय भैंस रेसिंग है, तो इसी सप्ताह आरंभ होने वाली, इसलिए न्यूज़ में कम्बाला के बारे में। एक भैंस रेस है जो तटीय कर्नाटक जिलों में हर महीने सर्दियों के महीनों में आयोजित की जाती है। किसान अपनी धान की फसल काट रहे होते हैं, उसी दौरान ये आयोजित की जाती है। ये हिंदू देवता भगवान शिव के कादरी मंजूनाथ अवतार को डेडिकेटेड है। भगवान शिव के कादरी मंजूनाथ अवतार को ये डेडिकेटेड है। ये उत्तर पश्चिमी साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की जगह साउथ वेस्ट मानसून के समय आयोजित की जाती है। साउथ वेस्ट मानसून के समय ये रेस आयोजित की जाती है। और ये इसमें क्या होता है, 2 समांतर ट्रैक होता है, पहले ही बता दिया था। 2 इसमें समांतर ट्रैक होते हैं, एक ट्रैक पर 2 समांतर ट्रैक होते हैं जहाँ पर भैंसों को दौड़ाया जाता है। पीछे एक जॉकी होता है जो इसे कंट्रोल करता है, जिसे कम्बाला रनर भी कहा जाता है। जो जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी। कोल्लू क्या होता है, कोल्लू पानी को ऊपर उछालना। जब दौड़ेगी भैंसी तो पानी जितना ऊंचाई पर उछलेगा उस आधार पर विनर भी घोषित किया जा सकता है, तो इसे कहा जाता है कोल्लू। ये पानी उछल रहा है, ठीक है, इसे कहा जाता है कोल्लू। और इसे 2014 में बैन भी कर दिया गया था। क्यों बैन किया था, क्योंकि इसमें एनिमल पर बहुत क्रूरता हो रही थी, इसलिए बैन किया था। वापस 2017 में इसे बैन को हटा दिया गया था। एक एक्ट ऑर्डिनेंस लाके इस बैन को हटा दिया गया था। अब अपन जानते हैं पशुओं के प्रति क्रूरता होती है, उसके निवारण के लिए कोई प्रावधान किया गया। जी हाँ, पशुओं पर जो क्रूरता होती है उस क्रूरल्टी को कम करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 लाया गया था। इस अधिनियम के तहत पशु कल्याण बोर्ड बनाया गया था, जो 1962 से अस्तित्व में आया। और इस पशु कल्याण बोर्ड, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ये किस एक्ट के तहत अपने अस्तित्व में आया था, तो पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है, इसके तहत है वो एग्जिस्टेंस में आया है। कौन सा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, वो किस एक्ट के तहत एग्जिस्टेंस में आया है, तो पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत वो अस्तित्व में आया है। इसका उद्देश्य क्या है, इस एक्ट का उद्देश्य है पशुओं पे जो अनावश्यक दर्द और पीड़ा होती है उसको रोकने का कार्य करता है ये एक्ट, यह उसका उद्देश्य है। इस अधिनियम में पशुओं का जो साइंटिफिक यूज़ होता है ना, उसके रिलेटेड जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, जो कमेटी रूल बनाती है, उसे एम्पावर करने का भी कार्य है वो एक्ट करता है। उस कमेटी को एम्पावर करती है कि आप ऐसे रूल बनाओ जिससे पशुओं का किस वे में साइंटिफिक यूज हो। इसके साथ साथ इसमें प्रदर्शन और प्रशिक्षण के जो वर्ड है उसको भी सेपरेटली डिफाइन किया गया है। ये पूरा इस आर्टिकल के बारे में था। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है राइज इन इलनेस न्यूमोनिया क्लस्टर इन चाइना। चाइना में अभी न्यूमोनिया के बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, जिससे लंग्स वगैरह में दिक्कत आ रही है। और जो WHO है, न्यूज़ में है ना, न्यूज़ ही बता रहा हूँ आपको, WHO ने बताया है, चाइना को रिक्वेस्ट की कि आप हमें डेटा दो, और भी ज़्यादा बताओ कि चाइना में ये सब क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें डेटा दो। तो अब जानते हैं न्यूमोनिया के बारे में। न्यूमोनिया एक जनरल मेडिकल टर्म है जिसका यूज़ होता है लंग्स में इन्फेक्शन के लिए। लंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन है उसके लिए यूज़ होता है न्यूमोनिया का टर्म। ये जनरल मेडिकल टर्म है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये वेरियस वायरस है, बैक्टीरिया, फंगी, अलग अलग प्रकार से ये न्यूमोनिया हो जाता है। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो न्यूमोनिया के लिए रेस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वायरस का नाम याद रखना। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर बच्चों में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक कॉमन बैक्टीरिया है जो बच्चों में न्यूमोनिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है। इसमें क्या क्या सिम्टम, क्या क्या कैसे पता चलता है किसी व्यक्ति को अगर न्यूमोनिया हुआ तो। इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या क्या है, तो चेस्ट में पेन होगा, फिर कफ होगा, फीवर होगा, फटीग होगा। इन सब माध्यम से पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट पेन, कफ, फीवर, फटीग है तो वो उसमें निमोनिया है, ठीक है, वो निमोनिया से पीड़ित है। अब इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, यस इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। और इस वैक्सीन का नाम है न्यूमोकोकल कंटेंजेंट वैक्सीन, न्यूमोकोकल न्यूमोकोकल कंटेंजेंट C वैक्सीन PCV वैक्सीन। ये मैं बार बार इसको PCV बोलूँगा तो आप समझ जाना मैं बात कर रहा हूँ न्यूमोकोकल कंटेंजेंट वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे न्यू का P कैसे, तो P से स्टार्ट होती है इससे पहले, इसकी स्पेलिंग तो P साइलेंट है। न्यूमोकोकल कंटेंजेंट वैक्सीन जो है भारत गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी, इंडियन गवर्नमेंट ने कब इंट्रोड्यूस की थी, 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी न्यूमोकोकल
कंटेंजेंट वैक्सीन। इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था भारत के कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर न्यूमोनिया की जो बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है, न्यूमोनिया से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। इन राज्यों में न्यूमोनिया से पीड़ित लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए भारत सरकार ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस इन राज्यों में ही किया था। लेटर ऑन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, यूआईपी के तहत, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत इसे पूरे देश में इंट्रोड्यूस किया। पहले इन 5 राज्यों में, बाद में इस प्रोग्राम के तहत पूरे भारत में इंट्रोड्यूस किया। अब इस डिजीज़ का जो ज़्यादातर इम्पैक्ट होता है वो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी डेथ जो होती है उसमें 40% रेस्पॉन्सिबल न्यूमोनिया है। अगर छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम, उनकी डेथ होती है किसी कॉज से, तो उसके लिए ज़्यादातर रेस्पॉन्सिबल न्यूमोनिया ही होता है, 40% रेस्पॉन्सिबल है। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम भी चला रखा है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, सांस नाम का एक प्रोग्राम चला रखा है। या आपको कोई पूछ सकता है, या फिर मेंस में आप लिख रहे हो कि न्यूमोनिया, ऐसे स्पेसिफिक न्यूमोनिया पे तो मेंस में क्वेश्चन बनेगा नहीं, पर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप ये भी लिख सकते हो, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, सांस। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। हिंदी मीडियम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से आधिकारिक रूप से जानकारी के लिए एक अनुरोध किया है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आ रही बच्चों में, तो न्यूमोनिया के बारे में आप और जानकारी दो। इसके बारे में न्यूज़ में न्यूमोनिया एक सामान्य चिकित्सा शब्द है, एक मेडिकल टर्म में, जिसका यूज़ है कि जो लंग्स होते हैं वहाँ पे संक्रमण है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इसलिए इसका यूज़ हो रहा है, इस टर्म का यूज़ होता है। ये वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, कई कारणों से हो सकता है, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो वायरस है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल वायरस है, वो ज़्यादातर ये बच्चों में होता है न्यूमोनिया। इसके लक्षण या सिम्टम क्या क्या है, तो इसके लक्षण में चेस्ट में पेन होगा, सीने में दर्द होगा, खांसी, बुखार, थकान, ये सब इसके वो है सिम्टम में। ये सिम्टम हिंदी मीडियम आप देख लो, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, खांसी, बुखार, थकान आदि है। टीका इसका उपलब्ध है, टीके का नाम है प्लेनू नेमोकोकल कंटेंजेंट टीका, न्यूमोकोकल कंटेंजुएट वैक्सीन, या फिर न्यूमोकोकल कंटेंजेंट टीका। 2017 में भारत सरकार ने इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, और सबसे पहले बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में यूआईपी प्रोग्राम के तहत पूरे भारत में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। 5 साल से बच्चों के लिए, 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी मौत के लिए बहुत ज़्यादा ये रेस्पॉन्सिबल है। और न्यूमोनिया के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम भी चला रखी है, इंसेंटिव भी ले रखे इसके साथ। इसी के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता, सकारात्मक कदम, न्यूमोनिया को सफलता से समाप्त करने के लिए सांस प्रोग्राम चलाया गया है। सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक कदम, न्यूमोनिया को सफल कराने के लिए सांस नाम का एक प्रोग्राम चला रखा है। ठीक है, इसके अलावा भी एक ये प्रोग्राम आप देख लो, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टू न्यूमोनिया एंड डायरिया, IPDA। इसके साथ WHO और यूनिसेफ ने भी ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर न्यूमोनिया एंड डायरिया ये भी चला रखा है, न्यूमोनिया को ख़त्म करने के लिए। ये वैश्विक स्तर के प्लान थे। अब हम जान लेते हैं WHO के बारे में, क्योंकि बार बार यूज़ हुआ है WHO का, WHO ने चाइना से मांगा है ये वो, तो WHO के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में। इसका हेडक्वार्टर अपने से 1 साल बाद में बना था, अपने आज़ाद हुए थे 1947 में, तो ये 1948 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके बारे में जानते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ग्लोबल लेवल पर जो भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए प्लान चलाए जा रहे हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं, उसको लीड करने का काम है वो WHO करता है। WHO लीड करता है ग्लोबल एफर्ट को टू एक्सपेंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसका फोकस एरिया में तो डिजीज़ को प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना और एलिमिनेट करना, और प्रमोट करता है ये हेल्थ और वेलबींग को। ये हेल्थ वेलबींग को प्रमोट करता है, साथ ही साथ डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है और एलिमिनेट भी करता है। इसकी फंड WHO गेट फंड कहाँ से आता है? इसका 2 प्रकार से फंड आता है, 2 टाइप की फंड प्राप्त करता है। एक, जो इसके मेंबर्स हैं वो सारे उनको देना होता है नेसेसरी, अगर आप वहाँ WHO अपना वजूद बनाए रखना है, अपनी भागीदारी बनाए, तो एक तो फंड देना पड़ेगा। और दूसरा फंड आता है कंपलसरी, इसके जितने भी मेंबर हैं वो कंपलसरी मीन्स वो अपन वॉलंटरी है। पहला तो कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, अपनी वजूद बनाने के लिए। दूसरा वॉलंटरी फंड भी होता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूट आप जितना चाहे इतना दे सकते हो, तो 2 प्रकार से फंड प्राप्त कर सकता है। अब WHO के कुछ रेगुलेशंस भी है, तो इन्होंने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 लेके आए थे। ये क्या था? ये है जितने भी मेंबर है WHO के 196 मेंबर है, इन सब पे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस है, सब पर बाइंडिंग, सबको ये मानना होगा। इसमें क्या होगा
कि पब्लिक हेल्थ जो रिस्क है उसे कम करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, तो 196 पर ये बाइंडिंग है, इसको मानना होगा। साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC, इसको भी डिफाइन किया गया है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के तहत कि ये क्या है और किस प्रकार से कार्य करेगी। क्या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न्स और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और इंटरनेशनल कंसर्न क्या है? ये एक कमेटी है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट बैठते हैं जो WHO के डायरेक्टर जनरल को एडवाइस करते हैं कि किस प्रकार से आपको काम करना है। अब इस एडवाइस को मानना नहीं मानना है वो WHO के जो डायरेक्टर जनरल है उस पर डिपेंड करता है। इनका खाली काम है एडवाइस देना। हिंदी मीडियम विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। काम क्या करता है? स्वास्थ्य यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बढ़ाने के लिए जो वैश्विक प्रयास हो रहा है उसका नेतृत्व करता है। रोग निवारण नियंत्रण समाप्ति और विश्व स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इसका ध्यान केंद्रित है। WHO फंड प्राप्त करता है। दो, एक तो मुख्य स्रोत जो इसके कंट्री मेंबर वो भी देते हैं इसको, इसके साथ साथ ये वॉलंटियर स्वैच्छिक योगदान भी दे सकते हैं। WHO के जो रेगुलेशंस है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय जो 2005 में आया था, तो जो 2005 में आया था, और ये क्या करता है, ये सारे इसके मेंबर हैं उस पर बाइंडिंग है, उनको मानना ही होगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उत्कृष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य के जोखिमों को बढ़ाने वाली जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन समस्या आई उसको भी डिफाइन किया गया है। और इसमें एक्सपर्ट बैठते हैं जो WHO के जो डायरेक्टर जनरल है उसको सलाह देते हैं। सलाह मानना नहीं मानना वो WHO के डायरेक्टर जनरल पर डिपेंड करता है, आपको मानो न मानो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है गुरु तेज बहादुर जी के बारे में। 24 नवंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, ये शहीद हुए थे, इसलिए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 21 अप्रैल 1621 में 21 अप्रैल 1621 में हुआ था। इनकी माता जी का नाम नानकी जी था और पिताजी का नाम गुरु हरगोविंद जी थे। ये हरगोविंद जी सिखों के 6वें गुरु थे। और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने मुगल्स के खिलाफ अपनी सेना खड़ी करी। साथ में साथ वॉरियर संत का जो कॉन्सेप्ट है किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वॉरियर संत का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था गुरु हरगोविंद सिंह जी द्वारा। गुरु हरगोविंद सिंह जी द्वारा वॉरियर संत का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। वॉरियर संत क्या होते हैं? मतलब इसमें वॉरियर के भी लक्षण है और वो संत भी है, मतलब लड़ाकू कौम है, समझ गए। अब बात करें गुरु तेज बहादुर जी के बारे में तो ये साहित्य रूप से भी काफ़ी स्मार्ट थे, मतलब साहित्य का भी काफ़ी नॉलेज था। साथ ही साथ तलवारबाजी वगैरह में भी ये काफ़ी नॉलेज था इनको, ये इनके बारे में था। इनके भाई थे गुरुदास जी, इन्होंने इनको सिखाया। क्या क्या सिखाया? गुरुमुखी है, हिंदी है, संस्कृत है और इंडियन रिलीजियस फिलोसॉफी है वो भी सिखाई थी। काफ़ी इनमें इंटेलिजेंट बनाया था। साथ ही साथ हम बात करते हैं बाबा बुद्धा ये इनके टीचर थे गुरु तेज बहादुर जी के। इन्होंने इनको तलवारबाजी में, आर्चरी धनुर्विद्या में, हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी में भी एक्सपर्ट बना दिया गया था। किस प्रकार से? बहुत एक्सपर्ट थे ये, बहुत बहादुर थे। इनको तलवारबाजी का काफ़ी अच्छा नॉलेज था, इसीलिए इनका नाम तेज बहादुर पड़ गया। पहले इनका नाम दूसरा था लेकिन ये तलवारबाजी में और काफ़ी बहादुर थे, इसको देखते हुए उनका नाम तेज बहादुर जी पड़ा। ये सिखों के 9वें गुरु थे और इनके बाद ही वो गुरु बने थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो सिखों के 9वें गुरु थे। और जो आनंदपुर साहिब सिटी है ना, उनका जो फाउंडेशन यानी उनकी नींव है वो इन्होंने रखी थी। किसने? तेज बहादुर जी ने। श्री आनंदपुर साहिब सिटी जो भी पाकिस्तान में है तो उनकी नींव इन्होंने ही रखी थी, गुरु तेज बहादुर जी ने। अब मुगल एम्पायर के खिलाफ इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था, काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, क्रांतियाँ भी करी थी, क्योंकि मुगल उस टाइम में रिलीजन चेंज करवा रहे थे। इसलिए इनका जन्म ये देखो 21 हिंदी मीडियम 21 अप्रैल 1621 में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम नंकी जी। गुरु हरगोविंद सिंह जी इनके पिता थे। सिखों के 6वें गुरु थे। और गुरु हरगोविंद सिंह इन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाई, सेना बनाई और युद्धहीन संतों का जो वॉरियर्स एंड देन उनकी अवधारणा भी इंट्रोड्यूस की थी। और जो गुरु तेज बहादुर जी साहित्य तलवारबाजी का इनको नॉलेज था। भाई इनके गुरुदास जी थे, उन्होंने हिंदी संस्कृत वगैरह इनको सिखाई। बाबा बुद्धा इनके टीचर थे, तलवारबाजी और धनुर्विद्या सिखाई। घुड़सवारी में काफ़ी एक्सपर्ट थे, इसलिए इनको नाम तेज बहादुर जी पड़ा। और सिखों के 9वें गुरु थे, इन्होंने आनंदपुर साहिब सिटी को भी बनाया 1664 में। साथ ही साथ मुगलों के खिलाफ ये लड़े भी थे। जानते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फिनलैंड के बारे में। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री जी है, उन्होंने कहा हम फिनलैंड के साथ मिलकर काफ़ी ग्लोबल चैलेंज है उनको काफ़ी हटा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ दोनों मिलकर देश मिलकर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बारे में न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। फिनलैंड का मैप आप याद रखना। फिनलैंड का मैप इधर रसिया से बॉर्डर टच होती है, इधर ये स्वीडन है, इधर है नॉर्वे
और कौन कौन से सी से टच होती है, ये आप याद रखना। मैप में क्वेश्चन बनते हैं, ये फिनलैंड का मैप है और बॉर्डर कहाँ का टच होता है वो आप देख लेना, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पर एक मैप बेस अपन सीरीज करेंगे, उसमें सारे देशों की लोकेशन वगैरह सब याद कर लेंगे। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल में जाने से पहले अपन बात कर लेंगे वर्ल्ड इंडेक्स की, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। क्यों, देखो फिनलैंड की बात आई तो फिनलैंड हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में या रिपोर्ट में हर साल फिनलैंड टॉप करता है, इसलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, इसमें इंडिया को मिला है 126 126वां स्थान मिला है आउट ऑफ 144। 144 में से इंडिया को 126वां रैंक मिली है। बहुत शर्म की बात है ना, बट जो है वो है। तो इंडिया को 126वीं रैंक मिली है। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में जानते हैं या रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। इसे रिलीज़ कौन करता है? इसे रिलीज़ करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको याद करना। पहले तो कौन रिलीज़ करता है, फिर की फैक्टर क्या क्या है वो भी याद करना, मेंबर कितने हैं, कितने देशों का है, क्या क्या सर्वे वगैरह किया है, तो थोड़ी थोड़ी बातें आप इसके बारे में याद रख सकते हो। तो इसे रिलीज़ करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कितने 150 देशों के डेटा को उठाया जाता है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बाद में ये रैंक दी जाती है। की फैक्टर क्या क्या, कौन कौन से डेटा उठाए जाते हैं, किस आधार पर रैंक दी जाती है। तो की फैक्टर है पहला तो सोशल सपोर्ट, उस देश में सोशल सपोर्ट कैसा है, फिर इनकम, फिर हेल्थ, फिर फ्रीडम, फिर जेनरसिटी और उसके बाद में है एब्सेंस ऑफ करप्शन। 6 पॉइंट आप याद रखना। पहला सोशल सपोर्ट, दूसरा इनकम, तीसरा हेल्थ, चौथा फ्रीडम, पांचवा जेनरसिटी और छठा एब्सेंस ऑफ करप्शन। 6 पॉइंट को याद रखना। इन 6 पॉइंट के आधार पर रिपोर्ट में रैंक दी जाती है। और बात करते हैं इसके बारे में तो फिनलैंड 6 बार लगातार टॉप करता आ रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की 126वीं रैंक, 126वीं रैंक के पिछले साल इंडिया की रैंक थी 136, 136वीं रैंक थी। इंडिया ने 10 पॉइंट जंप किया है। इसके बाद में पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति भी भारत से बेटर है। तो या तो इस रिपोर्ट में कुछ दिक्कत है, मैं नहीं मान सकता कि इन 6 फैक्टर के बेस पर। आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 6 फैक्टर है, 6 कौन कौन से कीवर्ड, इनकम है, सोशल सपोर्ट है, हेल्थ है, फ्रीडम है। तो ये पाकिस्तान में तो एक भी काम नहीं कर रहा होगा। आपको लगता है पाकिस्तान में सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन पाकिस्तान में अच्छा है? नहीं हो सकता है। करप्शन का भरा पड़ा, तभी तो यह स्थिति हुई श्रीलंका पाकिस्तान में। तो इंडिया से बेटर कैसे कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी है, रैंक में दे दिया तो कुछ हो सकता है यार। भारत सरकार बोल रही है वो सही हो कि रैंक सही काम नहीं दी जाती है। अब अपन जान लेते हैं यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के बारे में। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो रिलीज करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसके बारे में बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 2012 में। किसके अंडर में? यूएन सेक्रेटरी जनरल के अंडर में। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने 2012 में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क को रिलीज किया था या लॉन्च किया था। ये क्या काम करता है? ये करता है अपना जो एक टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना, साथ ही साथ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, उसमें भी कुछ टारगेट किए थे हमने एक सस्टेनेबल SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, ये भी किया था। इसमें हमने टारगेट रखे थे अचीव करने के लिए, और इसे भी अचीव करने के लिए हमारा टारगेट है। इन दोनों को ऐसे कई प्रकार के हमारे टारगेट है, उससे अचीव करने के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है ना, यूएन ने भी एक बनाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। एक तो टेक्निकल सपोर्ट देता है कि किस प्रकार से आप इसे अचीव करते हो, साथ ही साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी, प्रैक्टिकल बात भी करता है किस प्रकार से आप इसे अचीव कर सकते हो। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी सजेस्ट करता है, टेक्निकल सपोर्ट भी देता है, एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करने का काम करता है। ये यूनाइटेड नेशंस के एजेंसी से है, मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग है, इंस्टीट्यूट, प्राइवेट सेक्टर, इन सब के साथ मिलकर क्लोजली कार्य करता है। हिंदी मीडियम, भारत ने हाल ही में भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 146 देशों में से 126वां स्थान मिला है। और इसे रिलीज कौन करता है? तो स्थायी विकास समाधान नेटवर्क, स्थायी विकास समाधान नेटवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। 150 देशों का डेटा लिया जाता है, उस आधार पर रिलीज किया। 6 की फैक्टर है। 6 की फैक्टर कौन कौन से हैं?
सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, महानुभाव और भ्रष्टाचार का अभाव। 6 फैक्टर इस आधार पर दिया जाता है। भारत को लगातार कम रैंक मिली है। फिनलैंड 6ठी बार टॉप करता आ रहा है। भारत का 126वां स्थान है, पिछली बार 136वां था, 10 रैंक ऊपर आया भारत। पाकिस्तान श्रीलंका का ये स्थिति है, मैटर करता नहीं है। और अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास समाधान या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के बारे में। इसको 2012 में यूएस के जो महासचिव है इन्होंने लॉन्च किया था। और ये काम क्या करता है, तकनीकी सपोर्ट देता है, साथ ही साथ में प्रैक्टिकल सपोर्ट भी देता है, काफ़ी सारी हेल्प करता है। पेरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों को भी अचीव करने के लिए इन सब के साथ मिलकर ये क्लोजली काम करता है। एक टर्म यूज़ होती है बार बार, फिनलैंडाइजेशन। तो फिनलैंडाइजेशन क्या है ये, इसमें मत देखो, जब बात करते हैं आज़ादी अपने 1947 के बाद में हमारी आज़ादी हो गई थी, उसके बाद में जो 60, 70, 80s का जो एरा था ना, वहाँ पे एक साइड में था यूएसए ब्लॉक और दूसरी साइड में था यूएसएसआर ब्लॉक। दो अलग अलग ब्लॉक बना गया था। विश्व दो पोल में बटा हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर में। उस टाइम फिनलैंड ने क्या किया था, फिनलैंड ना तो यूएसए में गया ना यूएसएसआर में गया, इन दोनों से बहुत दूरी बना के रखा था, दोनों के बीच में दूरी बना के रखे थे। जैसे हमने नियम के तहत दूरी बनाई थी, फिनलैंड ने फिनलैंडाइजेशन के तहत दूरी बना के रखी थी। इसलिए कहते हैं फिनलैंडाइजेशन मतलब यूएसए और यूएसए दोनों, यूएसएसआर दोनों से दूरी बना के रखी थी। अभी न्यूज़ में इसलिए है कि फिनलैंड है वो नाटो में शामिल हो रहा है, तो क्या लोगों का कहना कि क्या फिनलैंडाइजेशन का वो जो कॉन्सेप्ट था वो टूट गया अब, इसलिए वो न्यूज़ में है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है रेयर डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले रेयर डिजीज़ क्या होती है, तो ये रेयर डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जिनका इम्पैक्ट है बहुत कम जनसंख्या पर होता है, पॉपुलेशन पर बहुत, मतलब लाख हज़ार जनसंख्या है उसमें से एक लोग ही है उसको ऐसी बीमारी होती है। तो ये WHO की जो डेफिनेशन उसके तहत 1000 पॉपुलेशन पर एक पर्सन को ही इस प्रकार की बीमारी होती है, ये रेयर डिजीज़ है। हालांकि अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, बट जनरल डेफिनेशन की बात करें तो 1000 पीपल पर एक ही आदमी को, तो बहुत कम होता है इसका एरिया ये होती है। भारत में भी कुछ लोगों को है 450 अलग अलग टाइप की रेयर डिजीज़ है, ये भी आप चीज़ याद रखना। और अपन बात करते हैं रेयर डिजीज़ के बारे में, नेशनल पॉलिसी भी है, नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट रेयर डिजीज 2021 में जो हमने इंट्रोड्यूस करी थी। इसमें क्या करें, ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट, रिसर्च को प्रमोट करना और डेवलपमेंट करना, जिससे रेयर डिजीज़ है उसको उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। और अलग अलग लोकल लेवल पर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर और ड्रग को भी बढ़ावा देना ताकि इस प्रकार की बीमारियों को पूर्णतः ख़त्म किया जा सके। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो है मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन सी मंत्रालय है वो इससे रिलेटेड डील करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वो इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, जो भी नई रिसर्च वगैरह करनी वो डील करती है। रेयर डिजीज़ के बारे में काफ़ी सारे ग्रुप है, किस प्रकार से सॉल्यूशन वगैरह करने अपने को याद रहेगा नहीं तो आप देख सकते हो, बाकी मैंने लिख दिया आप देख सकते हो, बाकी इतना याद रहेगा नहीं जनरली। हालांकि ये जो बीमारी है वो दुर्लभ है, बहुत ही छोटे, इसका प्रसार बहुत कम होता है, बहुत छोटे प्रतिशत को प्रभावित करते, कुछ ही लोगों को प्रभावित करते हैं, 1000 में से एक आदमी या एक इंसान पर ये अफेक्ट करती है, ऐसी बहुत कम इसका वो होता है। रेयर डिजीज़ के बारे में हमने एक पॉलिसी भी बना रखी 2021 में, इसकी घोषणा थी। इसमें रेयर डिजीज़ का निदान के लिए अनुसंधान करना, विकास को बढ़ावा देना, साथ ही साथ नए नए ड्रग्स को खोजना, लोकल जो मैन्युफैक्चर हैं उनके माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देना, ये सब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल परिवार और कल्याण मंत्रालय है, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, परिवार और कल्याण मंत्रालय इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आर्टिकल पूरा हो उसके बाद हम जानते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे क्वेश्चन है कि कुछ रिवर दे रखी है, उसको आपको देखना है और बताना है कि इनमें से ब्लैक सी में कौन कौन सी नदी आके गिरती, कौन कौन सी रिवर है वो ब्लैक सी में आके ड्रेन होती है, फाइनली वो ब्लैक सी में ड्रेन होती है। तो इस रिवर इसके बारे में बताना है। तो पहला दिया डेन्यूब है, दूसरी है निपर है, तीसरी है निस्टर, चौथी वोल्गा। 4 रिवर दे रखी है, इसमें ब्लैक सी में कौन कौन सी रिवर आती है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में क्वेश्चन है, और इसमें करेक्ट को चूज करना। आप जब भी आंसर दो तब करेक्ट और इनकरेक्ट इसको चूज कर लेना। आप अपने मन में सही दे रहे हो तो, लेकिन इसको आप जब नहीं देखते हो करेक्ट या इनकरेक्ट को, तो आप आंसर गलत दे देते हो। तो यहाँ पे करेक्ट को चूज करना है, करेक्ट को, ठीक है, करेक्ट को चूज करना है। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखे इसमें, मुद्रा डज नॉट लैंड डायरेक्टली माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इंडिविजुअल, इसमें ये पूछा है जो मुद्रा है तो वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लोन नहीं दे सकती क्या इंडिविजुअल को या माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, पहला ये है ऑप्शन। दूसरा है कि ये जो लोन देती है उसमें कोलेटर फ्री होता है क्या लोन, मतलब वो कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है इस स्कीम के तहत। और तीसरा ऑप्शन है
ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आती है क्या? ये 3 ऑप्शन दे रखे। अब ये इनमें से आपको सेलेक्ट करना कौन सा सही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आज के डिस्कशन में इतना ही था।